जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि इस सीरीज में कई सारे वीडियो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। आप लोग कई सारे लोग इसमें साथ में जुड़ते भी हैं। जब पहला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे संख्या कम होने लगी। होता क्या है कि पहले आप लोगों की डिमांड पे बनाया गया था, इसलिए उसमें संख्या बहुत ज्यादा थी। फिर मेरी खुशी पे बनाया जाने लगा, मतलब वो मैं अपनी मर्जी से बनाने लगा, तो फिर संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। पर फिर भी आपका जैसे जैसे एग्जाम आता जा रहा है वैसे वैसे आपकी टेंशन तो बढ़ती जा रही होगी, और उसका निवारण करने के लिए मुझे आपके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नहीं है, अगर 2 लोग भी आप देख रहे हो वीडियो तो उन 2 लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत जिम्मेदार आदमी है। क्योंकि वो अगर देख रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उनके साथ आखिरी तक खड़ा रहूं। और अब वो युद्ध की घड़ी आ गई है जब आप एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है। हो सकता है यूपी पुलिस के लिए इसके बाद में कोई वीडियो ना आए, क्योंकि यूपी पुलिस का इसके बाद में एग्जाम ही लगेगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी अपडेट आपको इस चैनल पे देता रहूं, जिस प्रकार से पेपर आएगा, कौन कौन से टॉपिक आपको और रिवीजन करके जाने हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं पेपर का एनालिसिस करके टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक सब लोग अपने जानने वाले लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि बीच में क्लास छोड़ के कहीं जाना नहीं है, शेयर करने भी नहीं जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आपको शेयर करना है तो फिर पूरा वीडियो देखने के बाद ही शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एग्जामपुर का ये वाला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एग्जामपुर का ये लगभग आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा, आखिरी होगा है ना। चलो, तो हम लोग एग्जामपुर का वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये वाला प्रैक्टिस सेट है तो सॉल्व कर लेना, क्योंकि अब लाओगे तो वैसे भी नहीं, और अगर आप ऑर्डर भी करोगे तो जब तक आपका एग्जाम होगा उसके बाद में ही आएगा ये, तो देख लेना अपनी सुविधा के अनुसार। बाकी मैं यही कहूंगा कि अब आपको पूरी एनर्जी के साथ में अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको घबराहट महसूस हो रही है तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि टेंशन उसी को होती है जिसने मेहनत की है। जिसने मेहनत ही नहीं की है वो निश्चिंत घूम रहा है, उसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसने कोई मेहनत नहीं की है। लेकिन जिसने अपना दिन रात एक करके पूरी तैयारी की है, उसको आखिरी दम तक ये टेंशन बनी रहती है कि यार कैसा आएगा पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मैंने जो पढ़ा है उसी टाइप के आएंगे या कहीं अलग से आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी टेंशन उसको बनी रहती है। तो अगर आपको भी ये टेंशन है तो समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन में हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसका सीधा संकेत यही है कि आप कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, समस्याएं आपके सामने आएंगी। समस्याएं आपके सामने तभी नहीं आएंगी जब आप वही लकीर पीटते रहेंगे, बार बार जैसा कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे। तो संभव है कि आपके सामने भी समस्याएं ना आए, लेकिन जब भी आप पूरी मेहनत के साथ कुछ नया करने चलेंगे, कुछ समाज से अलग हटके करना चालू करेंगे, तो बहुत सारी अड़चने आपके सामने भी आएंगी। और उसके लिए मैंने तुमको कल कविता सुनाई थी ना कि होके मायूस में आज शाम सा ढला हूं। अभी आप मायूस हो ना, थोड़ा सा, थोड़ी टेंशन है कि कैसा होगा, कैसा क्या नहीं होगा, तो उसी के लिए है कि होके मायूस में आज शाम सा ढला हूं, निकलूंगा एक रोज मत भूलो मैं भोर का उजाला हूं। निकलूंगा एक रोज मत भूलो मैं भोर का उजाला हूं, और इतनी जल्दी हार मान जाऊं ये तुमने सोचा कैसे। इतनी जल्दी हार मान जाऊं ये तुमने सोचा कैसे, जो कभी न हार माने उस शेरनी का पाला हूं। अरे सूख जाएंगे समंदर भी जिसकी तपिश में, मैं उसी प्रचंड सूरज की भड़कती हुई ज्वाला हूं। तो तुम भी उसी सूरज की भड़कती हुई ज्वाला हो, ऐसे तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। और तुम्हारे लिए एक बात और है कि जो आंधियों में बुझ जाए वो लौ नहीं हूं मैं, जो तूफानों में भी लग जाए वो आग लिए फिरता हूं। ठीक है, तो हार नहीं माननी है, ऐसी तगड़ी प्रचंड आग रखनी है कि अगर तूफान आ जाए तो तूफान की हवाओं में आग लग जाए, पर हार नहीं माननी है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 का G20 का शिखर सम्मेलन, 2024 का छोड़ो, आप 2022 से स्टार्ट करो। 2022 का कहां हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी उस समय? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। ठीक है, तो जकार्ता की बैठक में
2022 वाला G20 की बैठक हुई थी, ठीक है। और वहीं से भारत ने अध्यक्षता ली थी, ठीक है। तो भारत ने वहीं से अध्यक्षता ली थी, मतलब 2022 में यहां हुई, तो अगली बार कहां होगी? 2023 में भारत में हुई थी, पिछले साल हमने देखा भी। तो भारत में पूछेगा कौन सी बैठक? तो नई दिल्ली बैठक। बैठक का नाम क्या होगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली बैठक कहलाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर पूछा जाए भारत से अध्यक्षता किसने ले ली? तो 2024 के लिए ब्राजील ने ले ली, ठीक है। तो 2024 के लिए ब्राजील ने ले ली, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो G20 में कुल कितने देश थे? तो ध्यान रखना, देशों को अगर पूछेगा तो मात्र 19 देश थे, ठीक है। अपना वाला 2023 वाला जो भारत में अध्यक्षता हुई है, उसमें एक और सदस्य जोड़ा गया है, उस सदस्य का नाम लिख लो। पहले कितने देश कितने थे? 19, और एक था संघ, ठीक है। फिर 2023 वाली बैठक में एक और देश जोड़ा गया, देश नहीं, वो पूरा का पूरा संगठन था। इसका नाम था, जो अलग से जुड़ा गया, उसका नाम था अफ्रीकी संघ, ठीक है। क्या नाम था? अफ्रीकी संघ। और तुमसे अगर पूछा जाए, बताओ इस अफ्रीकी संघ में कितने देश थे? तो थे क्या? अभी भी हैं, कुल 55 देश हैं, ठीक है। पूछेगा अफ्रीकी संघ में देशों की संख्या कितनी है? तो 55 है। पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हो जाएगा अदिस अबाबा। क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा कहाँ है? तो ये इथियोपिया की राजधानी है। कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, ठीक है। तो एक तो ये वाला हमारे यहां जुड़ा था 2023 में, भारत की अध्यक्षता में जोड़ा गया था। ये एक और संघ है, इसका नाम है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी के 19 देश हैं, जिसमें से एक भारत भी है। पूछा जाएगा 2023 की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में 2023 में कौन सा संघ जोड़ा गया? तो अफ्रीकी संघ जोड़ा गया। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 55 है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा यानी कि इथियोपिया की राजधानी। आपको बताना है कि अफ्रीकी संघ का जो इसमें अध्यक्ष कौन है, ठीक है। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को तुमको नहीं पता होगा, पर आप लोग देख के जाएंगे। जिसको नहीं पता है वो गूगल करके कमेंट करेगा, ठीक है। पर ये वाला आंसर करना है आपको, क्योंकि गूगल करोगे तो आपको जानकारी रहेगी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है और तब तक आपको याद रहेगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अगले ही दिन एग्जाम है आपका, तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ पिछले दिन मैंने ये आंसर किया था कमेंट में रात में, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। ध्यान रखना, अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किस राज्य की दृष्टि के आधार के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति ये बहुत पहले राजस्थान ले आया था, ठीक है। ध्यान रखना, पूरे देश में चलती है क्या कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना चलती है? आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो केंद्र सरकार ने चलाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था? तो केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी, जिसमें सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा दिया गया था। तो समझ लीजिए एक प्रकार की सुविधा थी कि अगर आपको इलाज कराना है तो 5 लाख रुपए तक की सुविधा आपको सरकार देगी, मतलब उतना छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर आया राजस्थान सरकार, उसने कहा कि हम कितना देंगे? हम देंगे 10 लाख रुपए। और इसी के काउंटर में यहाँ पे योजना चलाई गई, चिरंजीवी योजना। क्या नाम था? चिरंजीवी योजना। तो पूछेगा चिरंजीवी योजना क्या है? तो स्वास्थ्य योजना है जिसमें आपको मिलेगा। अभी बताना आप लोग कि 10 लाख से बढ़ा करके इसकी सीमा कितनी कर दी गई थी, ठीक है, कि आपको अगर कोई बीमारी होती है तो आप कितनी तक छूट उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, बोल धीरे रहे हैं पर क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज पूरी एनर्जी के साथ है। कह रहा है बोरलॉग पुरस्कार बताइए किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना, बोरलॉग से आप लोग एक बात याद रखना, एक व्यक्ति था, नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। अब पूछा जाएगा ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका, यानी यूएसए के रहने वाले थे। तो नॉर्मन बोरलॉग भाई साहब विश्व में किस ले जाने आते हैं? विश्व में ये हरित क्रांति के जनक हैं, है ना, हरित क्रांति के जनक हैं। अब आपको ध्यान रखना है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत वाला भी बताएंगे, पहले इनको देख लो। तो कह रहे हैं कि 1970 में, कब? 1970 में इनको शांति का पुरस्कार भी मिला था। शांति का कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार।
पूछा जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष मिला था, तो 1970 में मिला था। कौन सा वाला, तो शांति वाला नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। फिर पूछा जाएगा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1968। और अगर पूछा जाएगा भारत में इसके जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति लागू करने वाला या हरित क्रांति चालू करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इनको ध्यान रखेंगे आप। तो 1968 में हरित क्रांति की स्टार्ट हुई थी और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब 1970 में जब इनको पुरस्कार मिल गया शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो हमारे यहाँ एक और लोग प्रोत्साहित हुए। उनको भी लगा कि हम भी कुछ काम ऐसे कर देंगे, क्रांति के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर देंगे कि अच्छा अगर करेंगे तो हमको भी हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए। तो 1970 में इन्हीं से प्रेरित होकर के 1970 में एक और क्रांति चलती है, उसका नाम होता है श्वेत क्रांति। ठीक है, कौन सी क्रांति चलती है, श्वेत क्रांति। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखना वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। ठीक है, अच्छा इनके बारे में अगर पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे, तो कोझिकोड के रहने वाले थे। अब आप लोगों को पता होगा कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड केरल में है। तो कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में रहने वाले हैं। ध्यान रखना, नाम आपको लगेगा कोई विदेशी है, लेकिन ये विदेशी नहीं है, ये अपने ही भारत के रहने वाले, केरल के रहने वाले हैं। नाम है वर्गीज कुरियन और भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुई थी, तो 1970 में श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 70 से 70 ऐसे याद रख लेना, क्योंकि 70 में इनको क्या मिला था, नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ऐसे याद रखना, इन्हीं से प्रेरित हुए थे। ठीक है, अब हरित क्रांति के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो पूछा जाएगा हरित क्रांति में किस फसल के उपज को बढ़ावा मिला था, तो ध्यान रखना गेहूं और धान। कौन से, गेहूं और धान को ज्यादा प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, गेहूं और धान को। और श्वेत क्रांति में ये दूध से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, ये दूध से संबंधित थी। ठीक है, गेहूं और धान का सर्वाधिक, अगर पूछा जाए आपसे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा उठाया किस देश ने, मतलब किस राज्य ने, तो आप उसमें लगा देना पंजाब ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वाधिक उपज किसकी है, तो पंजाब की हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा है किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं और धान के सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर कम क्षेत्र में ज्यादा उगाने की बात करें, प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, तो पंजाब हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिला था, पंजाब राज्य को सबसे ज्यादा फायदा मिला था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पूछ रहा है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाएगा। आई होप इतनी सारी जानकारी बहुत है आप लोगों के लिए। चलो चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना, क्योंकि अभी आपको लिखने का समय नहीं है, पेपर देने जाएंगे आप, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके फोन में पड़ा रहेगा। फिर कह रहा है मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम को बाधित करने के लिए करने वाली हैकिंग गतिविधियों के परिणामों को कौन सा संघीय कोड लागू करता है, तो आपका हो जाएगा साइबर सुरक्षा संवर्धन अधिनियम। साइबर सुरक्षा संवर्धन का मतलब होता है कि इसको प्रमोट करने वाला, साइबर सुरक्षा को प्रमोट करने वाला अधिनियम कौन सा है, 2002 का। आप ध्यान रखेंगे 2002 का अधिनियम हो जाएगा। एक अधिनियम है IT एक्ट, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पूछेगा कब आया था, तो सन 2000 में। पूछेगा IT एक्ट किससे संबंधित है, कब आया था, तो ये 2000 में आया था। पूछेगा कि साइबर सुरक्षा संबंधी कानून कौन बनाता है, साइबर सुरक्षा संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो ध्यान रखना केंद्र सरकार को है। ठीक है, किसको है, केंद्र सरकार को ये अधिकार है। चलो अगला देखो, अगला क्या है, संगीत यंत्र सितार। सितार किसका मिश्रण है, तो पहले तो आप बताओ सितार की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था, सितार को बनाया किसने था, तो हो जाएंगे अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ठीक है, चलो इनका वास्तविक नाम मैंने बार बार पूछा है तुमसे, हर वीडियो में पूछा है, क्योंकि हर वीडियो में ये आदमी आया जरूर है और पहले ही वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में होता है। कासगंज उत्तर प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऑपरेटर साहब आ रहा है सब कुछ सही सही, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में। चलो, तो अमीर खुसरो पटियाली कासगंज के रहने वाले हैं। इनका वास्तविक नाम आपको फिर से बताना है, बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलो, अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो भाई साहब जो हैं,
इन्होंने कुछ चीजों का आविष्कार किया, जैसे खड़ी बोली का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। ठीक है, खड़ी बोली, इसको हिंदवी नाम इन्होंने ही दिया। क्या नाम दिया? हिंदी को हिंदवी नाम किसने दिया? तो अमीर खुसरो ने ही दिया। फिर अगर पूछा जाए, सितार का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। सितार का आविष्कार किसने किया? इन्होंने ही किया। ठीक है, तो वीणा और किसको मिला करके? सितार का आविष्कार वीणा और तंबूरे को, तंबूरे को तानपुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तानपुरा। ठीक है, तो तंबूरे को तानपुरा भी कहते हैं। तो वीणा और तानपुरा को मिला करके इन्होंने सितार का आविष्कार कर दिया। तबले का आविष्कार भी किया। तबले का ढोलक होता है ना अपने यहाँ, तो उसका नीचे वाला हिस्सा काट करके उल्टा रख दिया, तबला बन गया। ठीक है, तो तबले का आविष्कार भी इन्होंने किया। पूछा जाएगा, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में की? क्योंकि अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल में कई सारे शासकों को देखा है। ठीक है, तो शुरुआत अपने करियर की करता है बलबन से। ठीक है, तो ये बलबन के जो पुत्र है उसको संगीत सिखाता है। बलबन का पुत्र नाम था मोहम्मद, उसको संगीत सिखाता है ये। ठीक है, तो अमीर खुसरो वहां से अपने जीवन की शुरुआत करता है करियर की। और उसके बाद में इसका जो सबसे ज्यादा शासनकाल जिसके समय पर रहा है, मतलब जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा समय तक ये रहा है, मतलब जहां पर ज्यादा इसने अपना काम आगे बढ़ाया है, वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि हमारे जीवन काल में सबसे फेमस या सबसे अच्छा कोई शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी को बताया है इसने, अमीर खुसरो ने, जबकि यह सबसे नालायक था। ठीक है, तो तुमको बताना है इसने पुस्तक कौन सी लिखी है, मैंने बताया है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आदमी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैप ले लेते हैं। चलो, हमने मैप पहले से डाउनलोड कर लिया था। इसको कर देते हैं मिनिमाइज और यहां से खोलते हैं ये वाला। चलो, इसको यहां से ना करके, 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, ज्यादा घबराना नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं और फिर इस स्लाइड पे हम इसको लाते हैं। क्या है कि उसमें फिर घिचपिच हो जाएगा अपना, तो घिचपिच भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे। हो गया? थोड़ा इसको इधर बढ़ा लेते हैं, इधर नहीं, इसको पूरा का पूरा इधर बढ़ा लेते हैं। देखो, ऑफलाइन वाले क्लास वाले इतना खुश होंगे बच्चे, कह रहे हैं देखो सर आप बार बार बनियान बना देते थे, अब देखो कम से कम असली आया तो है मैप। चलो, इसमें रेड कलर से बनाएंगे से आपको आसानी से दिखे। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है। मैंने आप लोगों को बताया कि यहां से लेकर के इतनी ये सीमा किसके साथ लगती है? ये नेपाल के साथ लगती है। फिर उसके अंदर ये बिहार आ जाएगा। ये कौन आ जाएगा? ये बिहार है हमारा। ये क्या, यहाँ तक बिहार है। इतनी सीमा यहाँ झारखंड के साथ लगती है। इतना छोटा सा यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा। फिर ये इतना बड़ा सा यहाँ पे कौन है? ये इतना बड़ा सा यहाँ सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। फिर यहाँ पे देखो इतना सा राजस्थान लगता है। फिर ये हो जाएगी सीमा इतनी और इधर इतनी, ये लगती है हरियाणा के साथ। इतना छोटा सा यहाँ दिल्ली के साथ सीमा लगती है। ये छोटा सा यहाँ देखोगे HIM दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश, बहुत कम। फिर यहाँ इतना ये उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों के साथ में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, और एक ये हो जाएगा देश हो जाएगा, पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक देश के साथ भी साझा करता है, नेपाल नाम है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में नदियों के बारे में। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, यही तो पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा सर्वप्रथम प्रवेश करती है। चलो, तो आज गंगा का पूरा यहाँ पे सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे डिपेंड होगा पूरा। तो कह रहा गंगा नदी को देखो, यहां से एंट्री लेती है, यहां से उत्तराखंड से इधर आती है और यहां से ऐसे ऐसे होकर के यहां बलिया से निकल जाती है। तो यहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आती है उसका नाम है बिजनौर। यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है? नाम है बिजनौर। कहां से आती है? बिजनौर से एंट्री करती है। तो उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, और यहां जहां से निकलती है इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है शामली। क्या नाम है? शामली। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री लेती है और शामली से बाहर निकल जाती है। ये सॉरी, शामली नहीं है, बलिया है। ये क्या है? शामली हमने गलत लिखा दिया है, ये बलिया है। ये कौन सा है?
ये बलिया है। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री लेती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलो एक और नदी है उसको भी देख लेते हैं। इसको किस कलर से बना दें, ब्लू से बना देते हैं। ये है हमारी यमुना। तो यहाँ देखो हरियाणा के बॉर्डर पे बहती है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके और यहाँ पे ऐसे आकर के मिल जाती है गंगा में, यहाँ पे मिल जाती है। इसका नाम है यमुना। तो ये यहाँ पे है सहारनपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सहारनपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सहारनपुर से एंट्री लेती है और यहाँ आकर के हमारे प्रयागराज में, कहाँ पे? प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, एक नदी यहाँ से है, यहाँ से निकलती है ऐसे करके और ये यहाँ पे आके चली जाती है। और ये पूछेगा इसका नाम क्या है, तो ये है हमारी गोमती। कौन सी है? गोमती। ये है गोमती, यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे है वाराणसी। कहाँ है? ये वाराणसी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। पीलीभीत से निकलती है, तो पीलीभीत से निकल करके वाराणसी में जाकर के मिल जाती है। प्रयागराज में कौन सी मिल जाती है? तो प्रयागराज में गंगा और यमुना मिल जाते हैं। गंगा बिजनौर से एंट्री लेती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। पूछेगा गंगा कितने जिलों से होकर के बहती है? गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? तो ध्यान रखना, गंगा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के बहती है। ये वाला कलर दिख रहा है ऑपरेटर साहब? साफ दिख रहा है ना? तो ये गंगा जो है हमारी 27 जिलों के साथ बह करके निकलती है। फिर पूछेगा यमुना कितने जिलों से निकल के बहती है? तो यमुना अगर आपसे पूछेगा तो आप यमुना में क्या लगाएंगे? यमुना 19 जिलों से होकर के बहती है। तो गंगा 27 जिलों से होकर के बहेगी, लेकिन यमुना 19 जिलों के साथ होकर के बहेगी। ठीक है, तो इतनी बात तुमको गंगा और यमुना से समझ में आ गए होंगे, आई होप। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे, जो चीजें आती रहेंगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तो आप लोग बता ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ आ गए हम लोग? कहाँ से कहाँ आ गए? गंगा सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और बाहर कहाँ से निकल जाती है? तो बाहर निकल जाती है ये बलिया से। सहारनपुर से कौन एंट्री लेती है? तो यमुना। अभी बताया था, यमुना सहारनपुर से एंट्री लेती थी। अच्छा, शामली के क्यों नाम अभी आ गया था बीच में, पता है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला, दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला सबसे अंतिम में पूछेगा, सबसे हाल ही में दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला जिला कौन हो जाएगा? तो शामली हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर से आप ध्यान रखना, किराना घराना। कौन सा घराना? मुजफ्फरनगर मतलब किराना घराना। कौन आएगा? किराना का घराना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है? मलिहाबाद का आम फेमस है। कौन सा आम फेमस है? दशहरी आम, बहुत फेमस है। और ध्यान रखना, लखनऊ में ही पड़ता है ना मलिहाबाद। 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन लूट। क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन लूट। इसका योगी जी ने नाम बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया। क्या नाम कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया। अगला देखो, कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत है? मतलब शहर में लोग सबसे कम कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तुमको ऐसा लग सकता है बिहार होगा इसका आंसर, क्योंकि बिहार में कम लोग रहते हैं शहरों में। तुमको लगेगा कि गांव में रहने वाला बिहार ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहर में रहने वाले लोग हैं, इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर अपने यहाँ देखें तो शहर में रहने वाले लोगों को आप लोगों को बता देना है। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैंने जो पूरी जनगणना है वो पढ़ाया है, और इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक स्लाइड बना करके पूरा तुमको थोड़ी देर में सिखा दिया है। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनगणना से गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल तो छोड़ो, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम दे के आओगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहां से। तो उसको देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कह रहा 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर, मंदिर एक पूछा ही जाएगा, एक मंदिर आपसे पूछा जाएगा। मंदिर का भी वीडियो मैंने बनाया है, चाहो तो देख लेना जाके। अभी आपको नोट नहीं करना है, केवल रिवीजन के तौर पे, भले 1.5 गुना स्पीड पे देखो, लेकिन एक बार देख लेना, क्योंकि मेरी आवाजें हो सकता है गूंजते रह जाए पेपर तक तुम्हारे, है ना। तो एक बार देख लेना। ये कहाँ हो जाएगा? तो ये तुम्हारा वृंदावन में हो जाएगा। पागल बाबा मंदिर कहाँ हो जाएगा? वृंदावन में हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में तो तुमको पता ही है, बहुत सारे मंदिर हैं। सारनाथ में ध्यान रखना धामेक स्तूप है। क्या है? धामेक स्तूप या धर्मराज का स्तूप है ना, तो ये ध्यान रखना, धामेक हो जाएगा। चौखंडी हो जाएगा। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमको याद हो जाए, है ना। चित्रकूट में देख ध्यान रखना, यहाँ पे लगता है रामायण मेला। क्या लगता है? रामायण मेला लगता है। ठीक है, और मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ राम बारात मेला कहाँ लगता है? राम बारात मेला कहाँ लगता है?
ठीक है, ये तुम लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताओगे सब लोग, ठीक है। चलो, तो चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कतर की राजधानी दोहा, अभी यहीं पे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसके लिए भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाएगी, अबू धाबी हो जाएगी। जेद्दा अगर आपसे पूछा जाए तो जेद्दा किसी की राजधानी नहीं है, लेकिन इसको वाणिज्यिक राजधानी कह सकते हो। वाणिज्यिक राजधानी, किसकी वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी, तो ये सऊदी अरब की वाणिज्यिक राजधानी कह सकते हो, ठीक है। सऊदी अरब, ठीक है। तो सऊदी अरब की वाणिज्यिक राजधानी अगर आपसे पूछता है तो आप ये बता सकते हो। वैसे सऊदी अरब की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, जो उसकी ऑफिशियल या प्रशासनिक राजधानी है। मनामा अगर पूछेगा तो ये बहरेन की है, बहरेन या बहरीन, ठीक है, तो बहरेन की हो जाएगी, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी बताओ, रियाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सऊदी अरब की रियाद हो जाएगी, रियाद या रियाद ऐसे कर लेना, ठीक है। तो सऊदी अरब की रियाद हो जाएगी, लेकिन वाणिज्यिक राजधानी अगर पूछे तो जद्दा हो जाएगी, ठीक है। तो आप जद्दा को भी ध्यान रखेंगे, इसकी वाणिज्यिक राजधानी है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन ये वाले आएंगे। आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में एक तो आएगा ना राजधानी वाला, पड़ोसी देशों की राजधानी से क्वेश्चन आएगा, मुद्रा से भी आएगा। तो दो चीजें आप कवर करके जाना, एक तो पड़ोसी देशों की राजधानी और एक मुद्रा। दूसरी चीज उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके राजधानी, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी राजधानी वो आप याद करके जाएंगे, और उनके मुख्यमंत्री भी याद करके जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री से भी आएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री से, ठीक है। ये आप रिवीजन करके जाना। कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 40। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 50 बार समझाया मैंने। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। 11वीं अनुसूची भी पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची भी किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची भी किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अगर पूछेगा 12वीं अनुसूची बताओ। 12वीं अनुसूची अगर आपसे पूछता है तो ये किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। और अगर पूछेगा 11वीं अनुसूची, ये 11वीं अनुसूची जो है ये कब बनी थी, तो आप ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां, 1974 में, ठीक है, 1993 में, सॉरी 74 नहीं, 1993 में, ठीक है। और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन से। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1993 में ही जोड़ी गई थी। तो ये 74वां है, ये 73वां है। 73वां 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज उसमें है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, 74वां संविधान संशोधन है। साल सेम है, बस संशोधन का नंबर बदला हुआ है, एक बदला आगे पीछे। अगला देखो आज मेरी आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है, गर्म पानी पी पी के बोल रहे हैं, तो खांसियां बीच बीच में आती रहती है, जब आवाज बिल्कुल रुकने लगती है तो खांसी एकदम से आ जाती है। तो थोड़ा उसको तुम लोग मैनेज करोगे। जो लोग ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं मुझे पता है उनको समस्या होगी, एकदम कान में बहुत तेज लगता है जब कोई खांस देता है वीडियो में। पर आप लोग थोड़ा मैनेज कर लें। कह रहा है अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो आप बताएंगे कौन सी निकलती है, नर्मदा निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी निकलती है, नर्मदा निकलेगी, ठीक है। बेतवा को अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे बेतवा कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो कैमूर पहाड़ी से बेतवा निकलेगी, और चंबल भी कैमूर पहाड़ी से ही निकलेगी। कैमूर पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, विंध्याचल का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको आप चाहे ना भी ध्यान रखें, पर आपको क्या ध्यान रखना है, कैमूर पहाड़ी से होकर के निकलती हैं। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कैमूर से निकलती हैं दोनों, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये रायसेन जिले से निकलती है। कहां से निकलती है, रायसेन जिले से। तो बेतवा निकलेगी रायसेन जिले से। अच्छा, पूछेगा बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। पूछेगा यमुना में कहां पर आकर के मिल जाती है ये, तो उत्तर प्रदेश में आकर, क्योंकि यमुना तो उत्तर प्रदेश में बह रही है, तो उत्तर प्रदेश में आकर के ये मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है इटावा में, नहीं इटावा में नहीं, ये कहां मिलेगी, इटावा में नहीं, ये कहां मिलेगी, ये मिलेगी हमीरपुर में। कहां मिलेगी, हमीरपुर में। तो ध्यान रखना, रायसेन जिले से निकलती है और हमीरपुर में आकर के यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ही कैमूर पहाड़ियों से चंबल भी निकलती है और यमुना में ही आकर के मिल जाती है। पूछेगा किस जिला में, तो चंबल हो जाएगी तुम्हारी इटावा में। कहां मिलेगी, इटावा में आकर के
मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सोन पूछेगा तो सोन भी तुम्हारी कहाँ से निकलती है, सोन भी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन ध्यान रखना ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, और ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिल जाती है, तो ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, और ये बिहार के पटना में मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिल जाती है, बिहार के पटना में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। अच्छा, नर्मदा की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, यही क्वेश्चन ही है हमारा, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और जा करके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में, तो उल्टा बहने वाली, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। ठीक है, इस पे तुम ध्यान रखना, इस पे बांध है, जैसे सरदार सरोवर है, कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर है, क्या है, इंदिरा गांधी सागर है। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर इसी पे है। इसी पे महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर है, नहीं महेश्वर, महाबलेश्वर नहीं, महेश्वर, महेश्वर है, महेश्वर बांध भी इसी पे है। और क्या पूछेगा, ओंकारेश्वर बांध भी इसी पे है। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध भी इसी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये सब कहाँ है, इसी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, और अगर पूछेगा इस पे एक झरना बताओ, तो धुआंधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए, धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए, जलप्रपात यानी कि झरना, तो भी कहाँ हो जाएगा, इसी नर्मदा नदी पे हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन से शहर से नहीं गुजरेगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, कितने जिलों से होकर के निकलेगा उत्तर प्रदेश के, तो 9 जिलों से होकर के निकलेगा। ठीक है, कितने जिलों से होकर के निकलेगा, 9 जिलों से होकर के निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा अभी आप लोग बताना, पहले आप लोग देख लो कौन कौन से जिले हैं जिनसे होकर के निकल रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हमको सारे याद आ जाए। लखनऊ एक हो जाएगा, लखनऊ एक हो जाएगा, बाराबंकी, क्या हो जाएगा, मंकी नहीं, बाराबंकी। ठीक है, एक हो जाएगा सुल्तानपुर, क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर हो जाएगा, एक फैजाबाद हो जाएगा, और एक आजमगढ़ हो जाएगा, एक मऊ हो जाएगा। तो तीन ये 6, तीन रह गए, तीन रह गए। फैजाबाद को अब अयोध्या कहते हैं, अयोध्या से होकर के जाएगा, है ना, अयोध्या हो गया। ठीक है, तो लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, फैजाबाद, और कौन कौन सा रह गया, तुम लोग बताओ, हम तो गए भूल। चलो इतना ध्यान रखना, फिलहाल बस्ती नहीं है इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस्ती। तो कह रहा कौन सा नहीं, किस शहर से नहीं होकर गुजरता, तो बस्ती से नहीं होकर गुजरता। ठीक है, तो बस्ती से नहीं जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, लगा देंगे, क्योंकि पूर्वांचल से पूछ रहा है, बस्ती फटाक से लगाओगे कि बस्ती से तो होकर जाएगा ही, पूर्वांचल है तो, लेकिन वहां से नहीं जाता, 9 जिलों से होकर जाता है, आप ध्यान रखेंगे। बाकी 6 मैंने बता दिए हैं, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, और एक दो भूल रहे हैं। बताओ, अच्छा देख के बता देते हैं तुमको हम, कौन कौन सा रह गया, कहाँ गया, कौन सा नंबर है, 13, कौन कौन से जिलों से होकर के आता है, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अच्छा अमेठी, अंबेडकर नगर और गाजीपुर। कौन कौन से हो जाएंगे, एक दो और रह जाएंगे, इनका नाम है अमेठी, एक हो जाएगा अमेठी, एक हो जाएगा अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, और एक हो जाएगा गाजीपुर। ठीक है, तो गाजीपुर से होकर के भी जाएगा। तो एक कुल मिलाकर के 9 जिले हैं जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हो गया, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर और गाजीपुर, इतने 9 जिलों से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, सब लोग कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन तो हम कम होने नहीं दे रहे हैं, इतनी बीमारी में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इतना बीमार अगर कोई और होता तो शायद ना पढ़ाता, हाँ शायद पढ़ा लेता, अगर किसी का YouTube से अर्निंग अच्छी खासी हो रही होती, या किसी ने बहुत महंगा पेड कोर्स अच्छा खासा बेच रखा होता करोड़ों में, क्योंकि बेचते 4,000 5,500 का है ना, लेकिन 10,000 में 1-1 लाख बच्चे खरीदते हैं तो वो करोड़ों में पहुंच जाता है। यहाँ से अगर इतनी किसी को अर्निंग हो रही होती है तो मान सकते हैं कि बीमारी में भी पढ़ा सकता है वो, लेकिन अगर कुछ अर्निंग ना हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ लगा हो कि यार नहीं पढ़ाना है, तो शायद नहीं पढ़ाता उतनी बीमारी में। तो मैंने पढ़ाया है, तो इसके लिए भी थोड़ा मोटिवेशन आप मुझे दे सकते हो। ठीक है,
जितने ज्यादा लोग देखेंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। कह रहा है अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत उच्चतम CGST दर कितनी है। CGST आप ध्यान रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अंतरराज्यीय के लिए लगता है IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड GST, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक होता है UT GST, यूनियन टेरिटरी GST होता है, एक होता है SGST, स्टेट GST होता है, और क्या होता है, एक होता है CGST, ये होता है सेंट्रल GST। तो ये होता है केंद्र सरकार को लगने वाली सेंट्रल GST, ये राज्य सरकार को लगने वाली स्टेट GST, ये केंद्र शासित प्रदेश को लगने वाली UT GST, है ना, और ये होती है अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में लगने वाली। अगर आपसे पूछा जाए कि UT GST किस राज्य पे लगती है, तो जिस राज्य में वस्तु का उपभोग हो रहा होता है, मतलब अगर आपने कुछ बनाया खाने वाला और वो बिका किसी दूसरे राज्य में, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने बनाया मैगी और बेचा उसको राजस्थान में, तो वो खाया कहाँ गया, राजस्थान में, तो उस पर IGST कहाँ लगेगा, राजस्थान में, क्योंकि जिस राज्य में उपभोग होगा वहीं पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। GST के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है इन्हीं 2-3 वीडियो में जो पिछले वीडियो हैं। तो यही अगर 4-5 वीडियो जो मैंने बनाए हैं कुल मिलाकर के, अगर यही रिविजन करके आप जाएंगे, जितना इसमें बताया उतना भी आप पूरी तरीके से याद करके जाएंगे, तो भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि 38 में से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं छूटने, यहीं से आ जाएंगे। लेकिन इतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आप करके ही जाएंगे। वो सारे टॉपिक मैंने इनमें कवर कर लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं, और जो भी टॉपिक आता है उस टॉपिक को मैंने अच्छे से बताया डिटेल में। अब कम बता रहे हैं क्योंकि अब मैंने सारे टॉपिक बता रखे हैं, अब उसी में से घूम घूम के क्वेश्चन आ रहे हैं तो रिवाइज करा रहे हैं आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो। हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो या फिर रिटायर हो चुका हो। अब आप खुद ही सोचो, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज होगा वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होगा। जब वो 65 वर्ष की आयु का होता है तब वो रिटायर होगा। तो सोचो अगर वो रिटायर है 65 वर्ष की आयु पे, तो फिर अध्यक्ष बनेगा कैसे, अगर 65 वर्ष ही उसकी यहां पे भी आयु रख दी जाए, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि 65 वर्ष तो यही पार हो चुका है। तो यहां पे कितनी रहेगी, 70 साल। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसकी आयु 70 साल रखी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने की आयु कितनी होती है, 65 साल। तो 65 साल पे यहां से रिटायर होगा, उसके बाद ही 5 साल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में काम कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 65 साल होती है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज के रिटायर होने की आयु, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां से रिटायर होने के बाद में 5 साल या 70 साल की आयु तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में काम कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक विधिक है, विधिक संस्था है, कानूनी संस्था है, या फिर संविधिक संस्था लिख के आता है तो भी आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज और आप बताएंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताएंगे क्योंकि मैंने सब बता रखे हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी आपको बताना है, ठीक है। ये भी आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में चेक करते रहेंगे, क्योंकि कुछ होशियार बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देते हैं, तो वहां आप लोग चेक करते रहना। थैंक यू भी बोल सकते हो उन बच्चों को, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और इस PDF के लिए टाइपिंग करने वाले को भी बहुत बहुत थैंक यू कि उसने भी मेहनत की है, ठीक है। साहित्यिक कृति है रत्नावली, कह रहा रत्नावली किसकी कृति है, रचना किसकी है, रत्नावली हर्षवर्धन की है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन की रचनाएं हो जाएंगी, हर्षवर्धन की पहले देखो, अभी लिंक देख लेते हैं। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौन हो जाएगी, अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक कौन हो जाएगी, अर्थशास्त्र हो जाएगी। शूद्रक की रचना हो जाएगी मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, ठीक है। और क्या हो जाएगी, कालिदास की तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगी, कौन हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगी। इनकी ज्यादा लिखाएंगे नहीं क्योंकि मैंने हर सेट में बताया है। मेघदूतम हो जाएगी, कुमार संगमम हो जाएगी, और ये सारी रचनाएं मैंने इनकी बता रखी हैं। अब आपको बतानी है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की रचनाएं आपको बतानी है। चलो बताओ, हर्षवर्धन की रचनाएं कौन हो जाएंगी, नागानंद हो जाएगी, और प्रियदर्शिका भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। हर्षवर्धन की रचनाओं में कौन आ जाएगा, एक तो हो जाएगी नागानंद, कौन हो जाएगी, नागानंद, और एक हो जाएगी प्रियदर्शिका, कौन हो जाएगी, प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन एक शासक भी था कन्नौज का,
और साथ ही साथ वो अच्छा रचनाकार या साहित्यकार भी था। ठीक है, तो रचनाएं भी लिखता था। तो एक रचना उसकी है रत्नावली, दूसरी हो जाएगी नागानंद, और एक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका बहुत फेमस रचना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक बहुत फेमस कवि रहा करते थे, क्या आप लोग उनके बारे में जानते हैं? हर्षवर्धन के शासनकाल में एक कवि रहते थे, नाम था उनका वाण भट्ट। क्या नाम था? वाण भट्ट। तो वाण भट्ट की रचना कौन कौन सी है? वाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र क्या लिखा था? वाण भट्ट ने रचना लिखी थी हर्षचरित्र। तो हर्षवर्धन का जीवन चरित्र या जीवनी कह सकते हो, किसने लिखी थी? वाण भट्ट ने। और एक फेमस इनकी रचना है कादम्बरी। कादम्बरी भी किसकी रचना है? ये भी वाण भट्ट की रचना है। हर्षवर्धन के समय पे ही ह्वेन सांग आया था, एक चीनी यात्री है ह्वेन सांग। पूछेगा ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के ही समय पे आया था, और इसने लिखी थी सी क्यू की। इसकी पुस्तक कौन सी थी? देखो नाम इतना अजीब है, पर है तो है, क्या करें। नाम है सी क्यू की, पुस्तक इसी ने लिखी थी। चलो अगला बताओ, फटाफट बताओ, जिसमें जल्दी जल्दी खत्म कर दें इसको। हाल ही में नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 लड़ाकू विमान ने निम्नलिखित में से किस विमान वाहक पोत से सफलतापूर्वक उड़ान भरी? तो आईएनएस विक्रांत से इन्होंने उड़ान भरी। अगर आपसे पूछा जाए, फ्रांस में अभी एक हुआ था, फ्रांस में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था, ठीक है। वहां पे जो हमारा क्या है, राफेल है, राफेल को उड़ाने वाली महिला फ्लाइट पायलट कौन थी? तो आप ध्यान रखेंगे शिवांगी सिंह। क्या नाम है? शिवांगी सिंह। ठीक है, तो शिवांगी सिंह आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शिवांगी सिंह हो जाएंगे। अगला ध्यान रखो, मांसपेशियों में ऐंठन किस एसिड की वृद्धि के कारण होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरके में होता है। कहाँ होता है? सिरका में होता है। एसिटिक एसिड कहाँ होता है? सिरका में। और ये कहाँ से मिलता है? गन्ना से मिलता है। कहाँ से मिलेगा? गन्ना में मिलेगा। एसिटिक एसिड कहाँ होता है? गन्ना के रस में यानी सिरका में होता है। फार्मिक अम्ल अगर पूछेगा तो लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी में होते हैं। फार्मिक अम्ल जो है, चींटी काटते हैं उसके बाद में खुजली होने लगती है यहाँ पे, क्योंकि उसके काटने पे फार्मिक अम्ल निकलता है। ठीक है, इसका आप दूसरा नाम ध्यान रखेंगे मेथेनोइक एसिड। इसका फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड, है ना। मेथेनोइक भी इसी का नाम है। ठीक है, तो पूछा जाएगा मेथेनोइक क्या है? मेथेनोइक फार्मिक अम्ल का ही नाम है। ठीक है, मैलिक एसिड अगर पूछा जाएगा तो मीठे फलों में या सेब में कह सकते हो। ठीक है, जंगली सेब हो या फिर कश्मीरी सेब हो, मैलिक एसिड सेब में मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक होता है एसिटिक एसिड, बताओ ये कहाँ पाया जाता है? एसिटिक एसिड हो गया। अच्छा, हो गया एसिटिक एसिड। चलो एसिटिक एसिड हो गया है, तो आप सिट्रिक एसिड कर लो। सिट्रिक एसिड बताओ, बताओ सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड बताओ। और आप क्या बताओगे? सिट्रिक एसिड मिलता है खट्टे फलों में। कहाँ मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है सिट्रिक एसिड। और कोई एसिड बचा? और बताओ कोई सिट्रिक एसिड के अलावा। चलो, और याद आता रहेगा तो बताते रहेंगे। अगला देखो, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की साइलेंट घाटी। अच्छा चलो, इसके लिए तुमको हम जुगाड़ से कुछ बताते हैं। आज हमारे पास अवसर है और हम चाहते हैं कि तुमको कुछ अच्छे से बताएं। तो ये मान लो क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, पर पृथ्वी सफेद रंग से नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं, इसको हम ब्लैक बना लेते हैं। तो मान लो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, चलो अब इस पृथ्वी को हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के लिए हम लाइन वाली डंडी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम बीच में एक लाइन खींचेंगे और ये क्या हो जाएगी, हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये क्या हो गई, ये हो गई भूमध्य रेखा। और इसी पे दो रेखाएं और हैं, इसी पे दो रेखाएं और हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गई। ठीक, अब इनको समझो तुम। ऊपर वाले ये इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ये क्या है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पे है, यहाँ है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री। यहाँ भी है 23.5 डिग्री। इसे कहते हैं कर्क रेखा और इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब इसमें अगर पूछा जाए हमारा भारत कहाँ पे है, तो हमारा भारत कहाँ पे हो जाएगा तो हमारा भारत यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे। चलो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग इमेजिन कर लो कि ऐसे ही है, क्योंकि छोटा सा बनाएंगे तो इतना अच्छा बनेगा नहीं, और फिर भी आप लोग मान लो ये अपना भारत है तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जनाब कि
भारत के बीचों बीच से होकर के जाने वाली रेखा कौन है? तो वो हो जाएगी कर्क रेखा। ठीक है, अब इस बीच का जो क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा पीला पीला दिखा देते हैं। ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधी। ये दिख रहा है, ये वाला साफ दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बढ़िया। चलो, उष्ण कटिबंधी, ठीक है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। अब इसी बीच में अपना ये दक्षिण भारत भी आ जाएगा। ये दक्षिण भारत को जितना नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा है, ये उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में आता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये शीत होने लगा। उष्ण मतलब होता है जहां पे उष्मा ज्यादा हो, मतलब गर्म ज्यादा हो। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे फिर ठंडी बढ़ते जाएगी, ठंडी को कहते हैं शीत। तो ये हो जाएगा हमारा शीत कटिबंधी। इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा हो जाएगा शीत। ठीक है, लेकिन अभी उष्ण तो बीच में मिलता है ना, तो शीत उष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीत भी है और उष्ण भी है। एकदम से थोड़ी ना उष्ण हो जाएगा, शीत हो जाएगा, तो शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधी हो जाएगा। क्योंकि यहां बिल्कुल देखोगे ध्रुवों पर, तो ये क्या है, ये एकदम शीत है। ये क्या है, एकदम शीत है। ये भी एकदम क्या है, बहुत ज्यादा शीत कटिबंधी इसे कहते हैं। ध्रुव जो है वो क्या है, बिल्कुल शीत कटिबंधी है। तो ये ना तो ये वाला शीत एरिया है और ये वाला उष्ण है। तो शीत और उष्ण के बीच का जो एरिया है, शीत और उष्ण के बीच का जो एरिया है, वो शीत उष्ण कहलाएगा। यहाँ भी शीत और उष्ण के बीच में, यहाँ भी शीत और उष्ण के बीच में। तो ये भी शीतोष्ण है और ये भी शीतोष्ण है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भारत का कुछ हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जो ऊपर का उत्तर भारत है, ये हमारा किसमें आएगा, शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब हमको लगता है कि तुमको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की प्रकृति को समझो और बताओ आंसर क्या है। अब तो बता लोगे ना। कह रहा है उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी की बात कर रहा है, मतलब दक्षिण भारत की बात कर रहा है ना, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। तो इसमें देखो ये सारे के सारे कहां हो जाएंगे, तो उत्तर में हो जाएंगे। बचा कौन, डायरेक्ट आप बता सकते हो, केरल है। उष्ण कटिबंधी की बात कर रहा है तो केरल लगा सकते हो आप। बात किसकी कर रहा है, साइलेंट वैली की। तो आप ध्यान रखना, साइलेंट वैली कहां है, साइलेंट घाटी कहां है, केरल में है। लेकिन अगर पूछेगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी अगर आपसे पूछता है, तो फूलों की घाटी जो है ये कहां है, ये उत्तराखंड में है। कहां है, उत्तराखंड में। तो अगर आपसे कहा जाए साइलेंट वैली कहां है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। लेकिन फूलों की घाटी कहां है, साइलेंट घाटी उष्ण कटिबंधी में है। फूलों की घाटी अगर आपसे बात करें तो ये कहां हो जाएगा, तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो जाएगा, है ना। देखो ना, ये ऊपर है उत्तराखंड, तो यहाँ है ना, तो यहाँ पड़ेगा शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फूलों की घाटी हो जाएगी। फूल कहाँ होंगे, जहाँ पे ठंडा भी हो, हल्का गर्म भी हो, ज्यादा ना हो। लेकिन साइलेंट, एकदम साइलेंट, जहाँ गर्मी बहुत होगी वहां क्या होगा, एकदम साइलेंट, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। वो क्या डायलॉग था, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, ऐसा कुछ था। चलो फालतू के डायलॉग खत्म करो, आगे देखो। किसी देश के पूर्व, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को। ठीक है, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, श्रीलंका को। श्रीलंका का पूर्व का नाम था सीलोन। श्रीलंका को पहले सीलोन कहते थे और ये नाम दिया था अंग्रेजों ने। किसने नाम दिया था, अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था सीलोन। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद में श्रीलंका ने अपना नाम बदल लिया। अंग्रेजों ने ही भारत को नाम दिया था इंडिया, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमने अपना नाम इंडिया रखा है। श्रीलंका ने बदल लिया, म्यांमार ने भी बदल लिया अंग्रेजों के जाने के बाद में, सबने अपना अपना नाम बदल लिया। पर भारत ने अंग्रेजों का दिया हुआ नाम अभी भी कंटिन्यू रखा है, पर अच्छा है ना, इंडिया नाम अच्छा लगता है। जापान देखो, जापान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान को भी कहते हैं, जापान को भी कहते हैं ना। मालदीव, तो ध्यान ही रखोगे आप, मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। थाईलैंड अगर बात करें तो सफेद हाथियों का देश, क्या हो जाएगा, सफेद हाथियों का देश। आप लोग थाईलैंड को जिस वजह से जानते हैं मुझे पता है, लेकिन आपको वो नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है सफेद हाथियों का देश तो हो जाएगा थाईलैंड। सही आंसर हमारा हो जाएगा पूर्व का मोती, इसे कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु, चल रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था, तो नरसिम्हन समिति हो जाएगा। कौन सी समिति हो जाएगा,
नरसिम्हन समिति। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। मल्होत्रा समिति अगर आपसे पूछेगा तो बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमा से संबंधित है। चिरैया समिति आप लोग बताओ किससे संबंधित है? चिरैया कोई नहीं कहेगा, क्या कहेंगे? चिरैया समिति कहेंगे। बताओ चिरैया समिति किससे संबंधित है? तो चिरैया समिति किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये टैक्स से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी? टैक्स से संबंधित हो जाएगी। चिरैया समिति हमारी किससे संबंधित है? तो चिरैया समिति हमारी टैक्स से संबंधित है। ठीक है। तो टैक्स सुधार से संबंधित है। ठीक है। क्या लिख लोगे? टैक्स सुधार से संबंधित हो जाएगी चिरैया समिति। मल्होत्रा समिति बीमा में सुधार के लिए है। नरसिम्हन समिति है हमारी बैंकिंग जो गठन है बैंक क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया गया। जीएसटी के लिए विजय केलकर समिति बनाई गई थी। ठीक है। चलो अगला देखो। बंगाल विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। किसने किया था? तो कर्जन ने कर दिया था। किसने किया था? उसमें वायसराय कौन था? कर्जन था। लेकिन ध्यान रखना 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। विभाजन क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। क्यों रद्द हो जाता है? क्योंकि उस समय वायसराय कौन था? हार्डिंग। तो हार्डिंग के लिए हार्ड हो गया था कि वो बंगाल विभाजन को कंटिन्यू रख सके। ठीक है। तो बंगाल विभाजन करना इतना आसान थोड़ी ना था। तो कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया था, लेकिन 1911 में हमने रद्द कर दिया था। और 1911 में ही दिल्ली हमारी राजधानी बनी थी। दिल्ली क्या बनी थी? हमारी राजधानी बनी थी। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? किस समिति को, पीछे और कोई क्वेश्चन बताने लायक थे क्या? चलो सारे 1905 से दिए हैं। चलो कह रहा है किस समिति को भारतीय राज्य समिति के नाम से भी जाना जाता है? तो बटलर समिति। बटलर समिति को भारतीय राज्य समिति के नाम से भी जाना जाता है। हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, है ना? जलियांवाला बाग, है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ये हंटर आयोग बनाया गया था। खुसरो समिति जो बनाई गई थी ये कृषि सुधार के लिए बनाई गई थी। ठीक है। कृषि सुधार की रिपोर्ट पेश करने के लिए, उसको जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो बटलर हो जाएगी हमारी राज्य समिति। तो ये बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है। इसी ने सिफारिश की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? आंध्र प्रदेश बन जाएगा। आपको बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है मसाई जनजाति कहाँ की है? तो अफ्रीका की हो जाएगी। चलो मसाई जनजाति अफ्रीका की। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1971। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में, 1971 में। संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य मानवाधिकार कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। जेनेवा। ठीक है। तो लगा संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। द हेग में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है। मुख्यालय नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय नहीं, किस चीज का पूछेगा ना? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है। न्यायालय। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा कहाँ? द हेग में। ठीक है। तो जेनेवा में हो जाएगा संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है? मोहिनीअट्टम से हो जाएंगी जया प्रभा मेनन। ठीक है। पूछेगा प्रेरणा श्रीमाली किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम। ठीक है। वैजयंतीमाला अगर पूछेगा, नहीं, प्रेरणा श्रीमाली है कथक से, सॉरी, प्रेरणा श्रीमाली किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। ठीक है। ये हो जाएंगे। वैजयंतीमाला या वैजयंती काशी अगर आपसे पूछेगा तो ये भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम। ये नाम ध्यान रखना, जीडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती थी और कुचिपुड़ी भी करती थी। क्या करती थी? कुचिपुड़ी भी करती थी। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था ना केलुचरण महापात्रा, उनको आपने नहीं बताया। जया प्रभा मेनन किससे संबंधित आएंगे? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल में एक और होता है, उसका नाम बताओ। मोहिनीअट्टम के अलावा, मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला बताओ। मैंने बता रखे हैं सारे, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला आपको बताना है। मोहिनीअट्टम होता है, दूसरा पुरुषों के द्वारा होता है कथकली। कौन सा होता है? कथकली।
ठीक है, कथकली कह लो या कथकली कह लो, कथकली, ठीक है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाएगा कथकली, महिलाओं के द्वारा किया जाएगा मोहिनीअट्टम, दोनों केरल में होते हैं। प्रेरणा सिंह माली कथक से संबंधित है, वैजंती माला या वैजंती काशी से संबंधित है भरतनाट्यम से, यामिनी कृष्ण मूर्ति दोनों करती हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, कहाँ होता है, ये तो उत्तर भारत में है, यूपी और उसके आसपास के कथक वाला उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है। अच्छा, समग्र शिक्षा योजना पूछेगा, समग्र शिक्षा योजना कब आई, तो ये 2021 में आई थी, है ना। मोदी जी ने एक वो लाया था नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति पूछा जाएगा, नई शिक्षा नीति कब आई थी, तो नई शिक्षा नीति आई थी सन 2000 में, 2000 में नहीं, पूरा 2000 नहीं, सन 2020 में। कब आई थी नई शिक्षा नीति, सन 2020 में, क्योंकि 2000 में तो मोदी जी थे भी नहीं ना, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, उसी के लिए बाद में चलाया गया समग्र शिक्षा नीति। समग्र में मतलब सबकी शिक्षा, समग्र में मतलब सबकी शिक्षा, और सब में कौन आ जाएगा, प्री नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक, कहां तक, कक्षा 12 तक, शुरुआत से लेकर के 12th तक के सभी के लिए अभियान चलाया गया था, समग्र शिक्षा अभियान। 2021 में चालू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप, 2021 में, और 2022 में क्या हुआ था, 2022 में नई शिक्षा नीति आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है, खोज इंजन मतलब सर्च इंजन, है ना, सर्च इंजन आप लोग जानते हो, जहां से चीजें सर्च करते हो, तो सबसे पहले नंबर पे तो आ जाएगा गूगल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा यूट्यूब, जहां पे आप लोग हमको देख रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा पूछा है ना, तो दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा यूट्यूब, पहले नंबर पे गूगल होगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज सर्च करते हो ना, कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सारी चीज पे वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे ही गूगल पे, गूगल पे आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। तो पहले नंबर पे गूगल है, दूसरे नंबर पे यूट्यूब है। गूगल के द्वारा चलाया गया एआई जो है उसका नाम है बार्ड, क्या नाम है, बार्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई बनाया है, एआई सर्च इंजन बनाया है, उसका नाम रखा है चैट जीपीटी। क्या नाम रखा है, चैट जीपीटी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्या है, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व, कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, अच्छा जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर 1 किलोमीटर लंबाई ले ली जाए, 1 किलोमीटर लंबाई ले ली जाए और 1 ही किलोमीटर चौड़ाई ले ली जाए और एक वर्ग बनाया जाए, तो इतने, इसके अंदर कितने लोग आएंगे, तो 829 लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इतना जनसंख्या घनत्व है। मतलब 1 किलोमीटर में अगर आप छानेंगे तो औसतन 829 लोग आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, इतना घना रहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपसे पूछा जाए, तो पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ है, पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ है, और पूछा जाए न्यूनतम कहाँ है। तो आप लोग बता पाएंगे क्या, जिसने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा, कौन सा, जो जनगणना में मैंने बताया है, तो बता ले जाओगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो गाजियाबाद हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा घना आबादी कहाँ रहती है, गाजियाबाद में, और सबसे कम घनी आबादी रहती है ललितपुर में। कहाँ रहती है, ललितपुर में, ये आप याद रखेंगे। दूसरा जनसंख्या से अगर पूछा जाए, किसी से पूछा जाए जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, सीधे पूछा जाए जनसंख्या घनत्व नहीं, नंबर में, संख्याओं में जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, तो सब सर्वाधिक अगर पूछा जाए, मतलब सर्वाधिक ये यहाँ हो जाएगा सर्वाधिक वाला, सबसे ज्यादा ऊपर क्या हो जाएगा सर्वाधिक वाला, और नीचे वाला हो जाएगा न्यूनतम। तो आपको दोनों बता देने हैं। सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रयागराज, कहाँ हो जाएगा, प्रयागराज। और सबसे कम कहाँ हो जाएगा, तो आपको बताना है महोबा, महोबा में पान की खेती होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज में क्या मिलता है, तो अमरूद, अमरूद, अमरूद ऐसे तो लिखते हैं, अमरूद कहाँ का फेमस है, प्रयागराज का, और महोबा में पान की खेती, ठीक है। अच्छा प्रयागराज के साथ में बताओ प्रतापगढ़ में क्या मिलता है, प्रतापगढ़, तो यहाँ पे आंवले की खेती होती है, किसकी खेती होती है, आंवला। बताओ आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट, बताइए। और लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा, जैसे मैं हर बार रखता हूँ ना, तो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। बहुत सारे बच्चे होशियार इतने ज्यादा हैं कि वो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करके आते हैं। यहाँ पे जो पूछते रहेंगे वो तो बताएंगे, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं, हो सकता है उनको पता ना हो। पर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ जो तुमको ना पता हो, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में से क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो क्वेश्चन रहता तो इसी में से है। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो आप बता जरूर ले जाएंगे।
कह रहा है वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने बराबर होते हैं। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, दोनों बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री, -40 डिग्री चाहे फ़ारेनहाइट हो, -40 डिग्री चाहे सेंटीग्रेड हो, तो दोनों बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया है टाइपिस्ट महाराज हमारे, पर ध्यान रखना -40 डिग्री हो जाएगा। ये -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों तापमान बराबर होते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल में हमको क्या मिला है? हाथी के दांत मिले हैं। क्या मिला है? हाथी के दांत मिले हैं। क्या मिले हैं? हमको पता लगा कि हाथी के दांतों का व्यापार होता होगा उसमें, तभी तो बंदरगाह पे मिले। दूसरी चीज क्या मिली है? फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर मिली है। क्या मिली है? फारस की मोहर मिली है। मतलब हमारा व्यापार फारस के साथ होता होगा, तभी तो वहां की मुद्रा यहाँ आई। मोहर मतलब मुद्रा वहां की, है ना। हड़प्पा कैसा था? ये ग्रामीण था क्षेत्र, है ना। यहाँ पे क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है, कृषि का आवास मिला है, और अन्ना का छोटा सा मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जिसे देखने से ये लगता है कि यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते होंगे। यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, नाचते हुए पुरुष की एक मूर्ति मिली हुई है, तो ध्यान रखना। रोपड़, रोपड़ में आप क्या याद रखेंगे? रोपड़ में आप ध्यान रखेंगे मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के अगर बर्तन आपसे पूछा जाए तो कहाँ होंगे? मिट्टी के बर्तन। अगर पूछा जाए आपसे मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहीं पे। आभूषण अगर आपसे पूछा जाए, आभूषण कहाँ मिले हैं, तो भी यहीं रोपड़ में मिले हैं। ठीक है, तो रोपड़ से याद रखना। बनावली में ध्यान रखना, सबसे अव्यवस्थित शहर कौन सा था? बनावटी शहर। सबसे अव्यवस्थित शहर बनावली हो जाएगा। ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें अगर पूछा जाए, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, है ना, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मतलब अव्यवस्थित सड़कें पूछा है कहाँ है, तो बनावली में थी। खुली नालियां कहाँ पे थी? मतलब नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बाकी पूरे हड़प्पा सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी व्यवस्था थी नालियों की, सड़कों की, लेकिन बनावली एक ऐसा शहर था जहां पे ये सारी चीजें अच्छी नहीं थी। ठीक है, एक शहर था उसका नाम था धौलावीरा। बता दें अगर आप लोग कहो तो बता दें थोड़ा उसके बारे में भी। तो धौलावीरा भी गुजरात में है। ठीक है, लोथल भी गुजरात में है। एक ध्यान रखना, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा राखीगढ़ी। और ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, और रोपड़ अगर आपसे पूछता है तो कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, लोथल अगर आपसे पूछता है, लोथल कहाँ हो जाएगा? तो ये गुजरात में हो जाएगा। हड़प्पा तो पाकिस्तान में है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल एसेस मुक्ता भस्म कहते हैं? मतलब पर्ल एसेस मतलब, पर्ल मतलब होता है मोती, तो मोती की राख किसे कहते हैं? मोती को पीसो और फिर उसकी राख देखो कैसी होगी, तो उसकी जो राख होगी एकदम चमकती हुई होगी, है ना, एकदम चमकती हुई। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट। इससे हम लोग बनाते क्या क्या है? इससे हम लोग बनाते हैं साबुन। क्या बनाते हैं? साबुन बनता है। इसी से कांच बनता है। क्या बनता है? कांच बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो हमारा नमक है। क्या है? नमक है। अच्छा, नमक का काम क्या होता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करना। किसे कंट्रोल करना? इलेक्ट्रोलाइट, इसका नियंत्रण करना। इलेक्ट्रोलाइट का नियंत्रण करना किसका काम होता है? नमक का काम होता है। तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट ये उर्वरक होता है। क्या होता है? जो खाद बीज डालते हो ना अपने उसमें, जो गेहूं की फसल बोई तो उसमें तुम डालते रहते हो कि उसकी जो पैदावार है अच्छी हो जाए। कब फसल ये लगती है? जब तुम्हारी फसल लगभग उसमें बीज फल आने स्टार्ट हो जाए। जैसे गेहूं की फसल बोई तो बालियां आनी स्टार्ट हो जाए, तब जो खाद डालते हो वो पोटेशियम नाइट्रेट होती है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो जो बीज होते हैं, बीज बहुत दिनों तक वो सही सुरक्षित रखे रहते हैं, उसमें तुम्हारे घुन नहीं लगते हैं, उनकी उर्वरता बराबर बनी रहती है, तो उसे पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। तो बीज की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए या उसकी उपज को अच्छी बनाए रखने के लिए क्या चीज बनाई जाती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है। इसीलिए इसमें लिखा होता है ना विष मिश्रित। तो बीज की बोरी लाते हो ना गेहूं की, उस पर लिखा जाता है विष मिश्रित, मतलब ये जहरीला है, खाने के लिए वो गेहूं नहीं है, वो गेहूं बोने के लिए है, क्योंकि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला हुआ है। तो बीज की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। पूछेगा पोटेशियम नाइट्रेट क्यों मिलाया जाता है? तो ये उर्वरक है, ये उर्वरक का काम करता है। पोटेशियम कार्बोनेट का काम क्या है? तो ये साबुन बनाने में, कांच बनाने में, ये सारी चीजें बनाने में इसका काम होता है। सोडियम क्लोराइड तो आप जानते हैं, इसको नमक को ही कहते हैं, NaCl होता है। शरीर में इसका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का नियंत्रण रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय दंड संहिता आईपीसी, अभी तो हालांकि इसका नाम बदल गया है, 1800 में आया था, 1860 में 1 जनवरी को। कब आया था? 1 जनवरी को आया था। अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। क्या नाम कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, न्याय संहिता कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आईपीसी भारतीय दंड संहिता से इसका पहले दंड संहिता हुआ नाम, अभी न्याय संहिता नाम हो गया है। ठीक है, तो 1807 नहीं है ये, मैं जिसने भी लिखा है क्या होता है इसको हम क्या होता है, 1807 नहीं है, 1860 है। 60 क्या है? 60 क्या है बालकों? 1860 है। ये क्या है? 60 है 1860 में। ठीक है, 1860 में अधिनियम हुआ था, तो इसको ध्यान रखना। 1 जनवरी 1860 को आईपीसी बना था और बीएनएस इसका नाम बदल दिया गया अभी 2023 में, 23-24 में। ठीक है, 23-24 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बीएनएस कर दिया गया। तो ध्यान रखना, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम हो गया है। और जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी इसका नाम बदल करके कर दिया गया है बीएनएसएस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और साक्ष्य संहिता भी नाम बदल दिया गया है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, प्रूफ एविडेंस वाला जो एक्ट था उसका भी नाम बदल करके चेंज कर दिया गया। कह रहे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं? तो ये हाँ, उसका आंसर नहीं बताया? अच्छा, ओहो हो फालतू की बातें बता दिया, क्वेश्चन का आंसर किया ही नहीं। वेरी गुड, ध्यान दिलाने के लिए ऐसे बच्चे होते होशियार हैं, तो ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या बताया है। हमें जैसे तुम तो भूल जाते हैं बताने पे। भारतीय दंड संहिता कह रहा है अधिनियमित हुई, उसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैकाले, है ना, कहते हैं ना मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसने अपनी सारी चीजें थोपी थी, है ना। तो शिक्षा पद्धति भी ध्यान रखना इसी की अनुशंसा पे आई थी। भारत में शिक्षा पद्धति भी इसी की अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ लागू है ना, वो ध्यान रखना। कर्जन ने कर दिया था क्या? बंगाल विभाजन। क्या कब किया था? 1905 में 16 वाला तारीख भी बताया था ना, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन देखो अभी ये क्वेश्चन आया था, कहाँ गया बंगाल विभाजन? है ना, सॉरी, कहाँ गया इलेक्ट्रोलाइट्स? कहाँ गया इलेक्ट्रोलाइट्स? बंगाल विभाजन अभी तो बताया था बालकों, तुमको याद होगा, नहीं याद है? ये देखो मैंने बताया था, देखो अभी बताया था 16 अक्टूबर 1905 कर्जन ने कर दिया था, है ना। और फिर ये रद्द हो गया था 1900, कब में रद्द हो गया था? 1911 में ये रद्द हो गया था। ठीक है, तो 1911 में हार्डिंग के समय पे ये रद्द हो गया था बंगाल विभाजन। लिन लिथगो, लिथगो नहीं है यार, लिखने वाले, टाइप करने वाले आदमी किसी ने फायर कर दिया क्या इतना तगड़ा? लिथगो, ध्यान रखना, लिथगो का ध्यान रखो, ये किसके समय पे हुआ है? किसी ने पटाखे लगाए हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं कहाँ पे? तो मेघालय में, मैंने बताया भी है गारो, खासी, जयंतिया। अगर पूछेगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो विंध्याचल का है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नागालैंड के आपको बताना है, कौन आया है? नागालैंड का आप लोगों को बताना है। नागालैंड में कौन सी पहाड़ियां हैं? कौन है बाहर? देखो नागालैंड में, देखो कौन है नागालैंड में सारामती है। ठीक है, सारामती पहाड़ियां हैं। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? सारामती है। असम में ध्यान रखो, असम में क्या है? सिक्किम में ध्यान रखो, सिक्किम में शिवालिक की श्रेणियां हैं। कौन हो जाएंगे? सिक्किम में शिवालिक की श्रेणियां हैं। ठीक है, सिक्किम में क्या हो जाएंगे? शिवालिक की श्रेणियां हो जाएंगी। ठीक है, असम में बताओ, असम में बताओ, असम में कौन सी पहाड़ियां हैं? असम में कौन सी पहाड़ियां हैं? असम में आप लोग ध्यान रखेंगे, असम में है कार्बी ओंगलोंग। ठीक है, कार्बी ओंगलोंग। ठीक है, तो असम में हो जाएंगे कार्बी ओंगलोंग। ठीक है, कार्बी ओंगलोंग की पहाड़ियां अगर आपसे पूछता है तो असम लगाएंगे, सिक्किम में पूछेंगे तो शिवालिक, हिमालय पर्वत का हिस्सा है ये। ठीक है, यहाँ पे कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, पूछेगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम की, भारत की सबसे ऊंची है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। नागालैंड में हिमालय की हिस्सा है, सारामती पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला खुल जा सिम। हेनरी बैकरेल, अच्छा बैकरेल पूछा किसकी का है? हेनरी बैकरेल नाम था इनका, है ना।
नाम क्या था? हेनरी बेकरल, उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो रेडियोधर्मिता की खोज इन्होंने की थी, दो लोग मिलकर किया था। एक तो थे हेनरी बेकरल, हेनरी बेकरल और मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी। इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया था? रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो ध्यान रखना, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। तापमान के दो होते हैं, अभी बताया था, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक सेंटीग्रेड होता है, और दोनों समान कहाँ पे होते हैं? -40 डिग्री पे होते हैं। अगला देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, वन एंड ओनली शारदा नहर। पूछा जाएगा कहां से निकलती हैं? तो पीलीभीत से निकलती हैं। ठीक है, कहां से निकलते हैं? पीलीभीत से निकलती हैं। शारदा नहर कहां से निकलती है? पीलीभीत से। लगभग 350 किलोमीटर है। कितनी लंबी है? 350 किलोमीटर लंबी है। शारदा नहर कितनी लंबी है? 350 किलोमीटर लंबी है। पीलीभीत से हमारी और भी एक नदी निकलती है, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं? बताइए। पीलीभीत से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है गोमती। कहां से निकलती है? गोमती निकलती है फुलहर झील से। कहां से निकलती है? फुलहर झील से। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, शारदा नहर जो निकलती है पीलीभीत से, वो कहां से निकलती है? ये बनबसा से निकलती है। बनबसा नाम सुना है? तो बनबसा से निकलती है। ठीक है, आपके भी क्षेत्रों में ज्यादातर जो नहर है, अगर आप मध्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बीच में या फिर अवध वाले क्षेत्र में या पूर्वांचल वाले क्षेत्र में, तो आपके यहाँ शारदा नहर ही होगी। ठीक है, जो होगी। बाकी पश्चिम में उत्तरी गंगा नहर है, वो आप लोगों को, पश्चिम वाले लोग वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर कहते हैं उसे, वो ध्यान रखना आप लोग। और निचली गंगा नहर ये भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र इसी का है। अंतिम क्वेश्चन, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में है? तो हो जाएगा फरीदाबाद। कौन सा आंसर हो जाएगा? फरीदाबाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने तुमको समझाने का प्रयास किया है। आज मैंने वो कोशिश किया है कि इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं की हैं और बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो जिम्मेदारी के साथ की जाती हैं और मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो लास्ट के 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं यूपी पुलिस के लिए, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं, ऐसा मेरा भरोसा है। बाकी मैं भगवान तो हूं नहीं जो मैं पहले से बता दूं, ना ही उस आयोग से संबंधित हूं जिस आयोग ने पेपर बनाया है। बस मेरा अनुभव जो है इतने दिनों का, जो मैंने इसको पढ़ाया है यूपी पुलिस वालों के लिए, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। ये शायद मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आखिरी वीडियो था। अब अगर वीडियो आएगा भी तो इस प्रैक्टिस सेट का नहीं आएगा, कुछ एनालिसिस का आएगा। अगर मैंने थोड़ा बहुत कवर कर पाया, मैं ऐसा कुछ बना पाया, तो मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है। पहले वाले दिन का पेपर को देख करके अगला वीडियो उस पर बना दिया जाएगा। तो उससे अगर आप लोगों को कुछ मदद हो सकती है तो आप लोग देख लेना। पर हाँ, एक चीज मैं जरूर गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगले आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप किसी भी कोचिंग का अगर आप प्रैक्टिस सेट बताएंगे, किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अगर बताएंगे कि सर इसको सॉल्व करा दीजिए, तो उसको मैं आपको इसी प्रकार से लेकर के आऊंगा जिससे आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी कराई जा सके। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप किसी भी पब्लिकेशन का बता दीजिएगा, मैं उसे मंगा करके खुद से क्वेश्चन टाइप करके और आपको बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और उसका विस्तृत व्याख्यान भी करूंगा, जिस हिसाब से मैंने इसमें किया है कि टॉपिक एक होगा जरूर क्वेश्चन में, लेकिन उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं वो सारे कवर कराने का प्रयास करूंगा। ये आज का अंतिम वीडियो था, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना लिए हैं इसी प्रैक्टिस सेट में ही, उनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए आज वाले में मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन से समझाया नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यूपी पुलिस का कोई भी आप प्रैक्टिस सेट पूरे यूट्यूब भर में देख लीजिए, इतना डिटेल में एक क्वेश्चन को किसी ने समझाया नहीं होगा। ठीक है, और जो चीजें मैंने तुमको बताई हैं वो डेफिनेट तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारी मदद करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, बाकी मैं ये गारंटी अभी भी नहीं ले रहा हूं कि इतना ही मात्र पढ़ने से तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं। पर मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए था कि जो अभी नए नए एकदम से आए हैं और वो अपने आप को ये ना समझे कि वो रेस से बिल्कुल बाहर है। अगर इतना भी कर लिया है तो उस रेस में तो वो अपने आप को मान ही ले कहीं ना कहीं, जीएस में उनको समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास था, मुझे लगता है इससे आप लोगों को फायदा अवश्य होगा। और दूसरी बात रही,
अगर आप लोग और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और अभी लास्ट में एक जानकारी मैं आपको और दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, कह रहा क्वेश्चन क्या है, गंगा और गोमती का मिलन स्थल कौन सा है। इसी वीडियो में मैंने बताया था, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो लास्ट में आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप जरूर बता पाएंगे कि गंगा और गोमती का मिलन स्थल कौन सा है, मतलब गंगा और गोमती दोनों नदियां किस स्थान पर आपस में मिल जाती हैं। इस वाले क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक था। और लास्ट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि इसी चैनल पे अब आगे से, अभी तक मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, पर मेरा अब से पूरा प्रयास रहेगा कि इसी चैनल पे अब जितने भी देश विदेश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं उन पे मैं एक अच्छा सा शानदार सा विश्लेषण लेकर के आता रहूं। कहीं कोई भी घटना घट रही होगी, मुझे लगता है इससे तुमको समझाने में आसानी रहेगी, तो मैप के माध्यम से जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी, नेशनल पॉलिटिक्स होगी, जो भी जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स होगी, या जो भी दुनियादारी में घट रहा होगा उसको अगर तुम तक पहुंचाने की आवश्यकता है, अगर आप लोगों के जानने के लिए आवश्यकता उसकी रहेगी, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग भी उसके बारे में जानने सजग रहें, तो मैं वो वीडियो बीच में बनाते रहूंगा। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रहना है, ठीक है। उससे होगा क्या, जो ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा उनसे आपको दुनियादारी को समझने की एक अच्छी समझ बन जाएगी, ठीक है। दुनियादारी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। अखबार आपको पढ़ेंगे जब आप, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये इस मैटर पे बात हो रही है, या फिर जो भी चीजें हो रही होंगी दुनियादारी में, न्यूज चैनल देखेंगे, अखबार देखेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है। पूरा संविधान लेकर के, पूरा इतिहास लेकर के जो भी चीजें होंगी वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत कहते हैं ना, गॉड ब्लेस यू है ऐसे ही। और अगर कह दिया तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं ऐसी हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है। बाकी आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पेपर देना जाके, ज्यादा जागना नहीं, लास्ट डे आप लोग बिल्कुल भी जागना नहीं, आराम से सो, चैन की नींद, सुबह आराम से उठ के जाओ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर साल भर में पढ़ने से कुछ नहीं आया तो लास्ट में एक दिन पढ़ने से वैसे भी नहीं कुछ आना है, ठीक है। तो आप लास्ट डे केवल और केवल जिसका 18 को लगा है वो एनालिसिस देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से जरूर देख लें। लेकिन जिनको 17 को लगा है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस आराम से सो ले, नींद पक्की जरूर ले लें, है ना। पूरी नींद आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका नींद अच्छी होगी तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, और ऐसे में आप रीजनिंग अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के लिए लॉजिक होता है ना, तो वो लॉजिक फटाक से आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप अच्छी नींद ले चुके होंगे, एकदम फ्रेश होंगे। लेकिन बहुत सारी टेंशन लेकर के जाएंगे तो जो आसान क्वेश्चन भी होगा कई बार उसके भी लॉजिक नहीं आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में फंस जाएंगे, सीरीज में फंस जाएंगे। इसलिए आप आराम से निश्चिंत होकर के जाइए, सोइए, अच्छी नींद लीजिए और फिर पेपर देने जाइए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।